शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की सबसे मजबूत नींव होती है और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के इस निजी क्लासरूम की तस्वीर देखिए। इन बच्चों को पढ़ता देख आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। बच्चों में उत्साह है, उनकी मेहनत और सीखने की ललक साफ दिख रही है। इन्हें पढ़ते लिखते देख किसी का भी मन प्रफुल्लित हो उठेगा। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है कि कड़ी मेहनत के बाद, इस शिक्षा के बाद नौकरी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इन बच्चों से बातचीत करने से पहले यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ मास्टर साहब? धीरेन मुर्मू। अच्छा धीरेन जी, कब से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैं हिंदी समझता है लेकिन क्लियरली स्पोकन नहीं। कब से ये स्कूल चल रहा है? कब से बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं आप? 2016। 2016 से। आप खुद कहाँ तक पढ़े हैं? एमएससी फिजिक्स और बीएड डीएलएड। फिजिक्स से एमएससी किया है आपने? तो इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई के बाद फिर क्यों लगा कि बच्चों को पढ़ाया जाए? कोई और नौकरी में जाने का मन नहीं किया? 2014 टू 2016 तक एसएससी नहीं, 2026 तक एसएससी नहीं हुआ वेस्ट बंगाल से। इतने वर्षों में एसएससी की परीक्षा नहीं हुई तो मन में तकलीफ होता है कि इतना पढ़ाई किए हैं और एसएससी का एग्जाम हो जाता है तो शायद आप भी कहीं अधिकारी बनकर बैठे रहते हैं। मैं क्लियरली हिंदी स्पोकन नहीं हुआ। मैं समोसा। अच्छा, आप जनजातीय समाज से हैं? हाँ, एसटी हूँ। एसटी हैं? कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? यहीं स्थायी हैं? वेस्ट बंगाल बंधन से। फिर भी आपको नौकरी नहीं मिला? नहीं, आपके लिए तो अलग से आरक्षण है, आपने इतना पढ़ाई किया। तकलीफ होता है मन में? दादा मन में व्यथा होता है? इतना पढ़ाई किया, नौकरी नहीं लगा, मन में कष्ट होता है? कष्ट तो हो। अभी क्या पढ़ाते हैं इन बच्चों को? मैथ। बाकी आपके अगर घर की बात करें, परिवार की बात करें तो कौन कौन लोग हैं परिवार में? कैसे घर चलता है आपका? इसी स्कूल से पढ़ाने से, बच्चों से जो फीस आता है उससे चलता है? ये स्कूल से। आप भी इसी स्कूल के टीचर हैं? अच्छा, दादा जो बता रहे थे कि इन्होंने इतना उच्च शिक्षा प्राप्त किया लेकिन एसएससी के लिए ट्राई किया, नौकरी नहीं लगा, तो मन में तकलीफ होता है कि इतना पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी के... ये जब से मतलब सरकार का ये शुरू हुआ है तब से एसएससी हुआ ही नहीं एक बार भी। 2016 में हुआ था, वो पैनल भी बातिल हो गया, तो कैसे होगा इसे? इससे तो मनोबल टूटेगा ना दादा? टूटेगा, मतलब कॉलेज, सब कॉलेज फांका पड़ा हुआ है। एक कॉलेज में स्टूडेंट नहीं है, हायर स्टडी कोई कारण मतलब करने से डर रहा है, ये क्या होगा बाद में। आपका क्या नाम हुआ? आप कहाँ तक पढ़ाई की? सोमनाथ महतो। कहाँ तक पढ़ाई की? बीएससी अभी कर रहा हूँ। क्या लक्ष्य रखा है? उसके बाद क्या करेंगे? ये क्या करेंगे, पहले सरकार को बदलना होगा, सरकार बदलेंगे, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। पहले जो ममता सरकार को बदलना पड़ेगा पहले। यहाँ लग रहा है कि ममता सरकार नहीं आएगा। कैसे क्या लाग तो रहा है और भी 5 साल रहेगा, क्योंकि वो तो उसका टारगेट तो है, मतलब जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं है उन लोगों को वो तो टारगेट कर रहा है वोट के लिए, तो ज्यादातर तो यही तो कर रहा है ना, इसलिए चांस तो और 5 साल है ही है। क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? तस्वीर दिखाओ कैस कि देखिए, छोटे बच्चे हैं, शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बच्चे कड़ी मेहनत के बाद, कई वर्षों के अथक मेहनत के बाद जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो इनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य होगा कि बेहतर जीवन के लिए एक अच्छी नौकरी इन्हें जो है वो नसीब हो सके। लेकिन जिस तरह के यहाँ से टीचरों से बातचीत हो रही है हमारी, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में एक निराशा है कि सरकार के तरफ से जो वैकेंसियां निकलनी चाहिए नौकरियों के लिए वो नहीं निकल पा रहा है। यही कारण है कि खासकर पश्चिम बंगाल और मैं जिस जगह मौजूद हूँ पुरुलिया में, यहाँ के कई लोग जो हैं वो रोजगार के सिलसिले में, रोजी रोटी के सिलसिले में अपने घर परिवार यानी कि पुरुलिया को छोड़कर दूसरे जिलों में जाने को मजबूर हैं। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम सैकत पाल। शेखर? स्वेकत, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैथ पढ़ रहे हो? अच्छा, आपको पता है प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के? नरेंद्र दास दामोदर मोदी। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता। ममता बनर्जी।
आपको कौन अच्छा लगता है? दोनों ही। दोनों अच्छे हैं। ज्यादा अच्छा? ज्यादा अच्छे को नहीं, दोनों ही। अच्छा, मोदी जी का कोई बात याद है? अभी तो भाषण चल रहा है, चुनाव का समय है। नहीं। नहीं। ना। ममता दीदी में क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है। क्या नाम है? सुपेन हेम्ब्रम। सुपेन। सुपेन हेम्ब्रम। वाह, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मैथ। तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? हाँ। क्या करोगे बड़ा होकर पढ़ लिख कर? क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, नेता बनोगे? कुछ तो सोचा होगा ना कि बड़ा होके हम ये काम करेंगे। आपका क्या नाम है? विद्याधर सिंह। अच्छा, पढ़ाई का लिख कर क्या करोगे, क्या बनोगे? मैं हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा। डॉक्टर इंजीनियर दोनों बन जाओगे? अच्छा, वोट मांगने आ रहा है झंडा लेके नेताजी लोग? हाँ। कौन नेताजी अच्छा लगता है? दोनों ही। कौन दोनों? ममता बंदोपाध्याय और मोदी सरकार। मोदी जी को जानते हो? हाँ। देखे हो टीवी पे? हाँ। अच्छा लगता है मोदी जी। हाँ। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के इस निजी स्कूल की, जहां बच्चे इस उद्देश्य के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि शायद एक बेहतर शिक्षा पाने के बाद उनके भविष्य की जो है वो गारंटी राज्य सरकार ले सकेगी। और कई बच्चे देखिए जो कि पड़ोसी राज्य यानी कि अपने राज्य झारखंड से हैं। मास्टर साहब, झारखंड से कौन बच्चे हैं? ये झारखंड से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्याधर सिंह है। अच्छा, तो आप कहाँ, झारखंड में कहाँ से रहते हैं? हम झारखंड के झामडी है। पटमदा। पटमदा। हाँ। यहाँ पर कौन कौन रहता है? मतलब मास्टर साहब, राज्य भर से जो अलग अलग बच्चे हैं यहाँ आकर अपना हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। ठीक है, हॉस्टल में। झारग्राम जाना हमारा लक्ष्य था, लेकिन सड़क किनारे इस तरह की जो तस्वीरें दिखी, मनमोहक तस्वीरें हैं। और शायद ये तस्वीर देखकर लगता है कि पश्चिम बंगाल आज नहीं कल तो विकास जरूर करेगा, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की सबसे बड़ी नींव होती है। और जिस तरह से लगन के साथ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इस तस्वीर को देखकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कैस का कि हम लोग जा रहे थे और कैस ने कहा कि सर यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि बच्चे जमीन पर बैठ कर हम लोग को जाना चाहिए। हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी और जो नजर आया, आप देखें कि हमारे बगल में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन्होंने एमएससी किया है, बीएड किया है, डीएलएड किया है, फिजिक्स से किया है। तमाम चीजों को करने के बाद भी इनको सरकारी नौकरी वेस्ट बंगाल में नहीं मिली। कारण क्या है कि पिछले 15 साल से जो है सरकारी नौकरी के लिए जो एग्जाम्स होते हैं एसएससी के द्वारा, वो एग्जाम्स ही नहीं लिए गए। ऐसे में ये समझ सकते हैं कि ये अब इनके पास कोई ऑप्शंस था नहीं, तो बगैर ऑप्शंस के इन्होंने ये किया कि भाई हमको क्या करना चाहिए, तो इन्होंने किया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और लगभग 280 बच्चे जो हैं यहाँ पर रहते हैं और बोर्डिंग। और सबसे बड़ी बात सन्नी ये समझे कि एक वो बच्चा जो आपको दिखा वो झारखंड के पटमदा से है। हेम्ब्रम है नाम। पटमदा से है वो। और ये भी जो मास्टर साहब हैं ये है आदिवासी हैं और यहाँ पर जो है आकर पढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये समझा जा सवाल ये है कि आदिवासी हैं, पढ़े लिखे हैं, इनके लिए आरक्षण है, राज्य सरकार, केंद्र की सरकार है, इनके नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। देखिए, आप समझे, आप नौकरी आपके पास नहीं है, आप सिर्फ राजनीति हो रहा है यहाँ पर। आप कहते हैं कि एसटी के लिए आरक्षण है, क्या है आरक्षण? एससी के लिए आरक्षण है, क्या आरक्षण? इतना पढ़ लिख कर भी जो है यदि ये व्यक्ति यहाँ पर, चूंकि ठीक है इन्होंने अपना प्रोफेशन अपनाया, इन्होंने सीधे तौर पे किया कि भाई हम बच्चों को ही पढ़ाएंगे। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आप समझे कि झारखंड से अगर कोई बच्चा यहाँ आके बोर्डिंग में रह के पढ़ रहा है। अभी हमने उनसे पूछा कि कितना पैसा आप लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि 1800 कि 2800, आपने क्या कहा था? 1800 रुपया वो लेते हैं बोर्डिंग में और बच्चे को रख के जो है यहाँ पर पढ़ाने का काम करते हैं। और टोटल माने वो बता रहे हैं, वो बंगाली में बता रहे हैं कि टोटल जो है 1800, हाँ क्या, स्कूल फीस, हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस, ऑल फीस, हाँ मंथली 1800। अच्छा, यहाँ पर झारखंड के का वो एक बच्चा, और कोई है क्या? और झारखंड के बच्चा আছে और है? है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो है जब वहां से माने हेमंत सोरेन को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। कौन है हेमंत सोरेन? झारखंड का सीएम है। झारखंड का सीएम है, आदिवासी है। आदिवासी का गुरुजी को भी जानते होंगे। गुरुजी कौन? शिबू सोरेन। आप लोग उन्हें किस रूप में देखते हैं? गुरुजी भगवान।
कभी मुलाकात हुई थी, कभी गए थे मिलने कभी? শিবু সোরেন, হ্যাঁ, শিবু সোরেন ছিলেন এই ছোটনাগপুর মরুভূমির একটি প্রকৃতি প্রেমিক এবং দেশকে নিজের মতো করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই হিসেবে হেমন্ত সোরেন নিজের মতো করে দেশটাকে করতে পারেন নাই, রাজ্যটাকে করতে পারেন নাই। अच्छा, शिबू सोरेन जो है पूरे लोगों को एकजुट होके लेके चलते थे, शिबू सोरेन ने कर दिया, वो हेमंत सोरेन नहीं कर नहीं कर दिया। नहीं कर पाए। क्या कहेंगे आप, चूंकि आज की तारीख में हेमंत सोरेन आदिवासी के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, क्या कहेंगे हेमंत सोरेन से? হেমন্ত সোরেন এখন শুধুমাত্র না, ঝাড়খণ্ডে যেটা আমরা নিউজ পেপারে দেখেছি, আদিবাসীদের উপরে বারবার অত্যাচার চলছে। মানে মানে কি বলবো, 200 যেমন 2006 মানবাধিকার আইন, 5th শিডিউল 6th শিডিউল লাগু করছে নাই, এবং যেটা এসপিটি অ্যাক্ট, ছোটনাগপুর মালভূমি অ্যাক্ট, হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু এখনো পর্যন্ত কার্যকর করে নাই। नहीं, लागू है, वहाँ लागू है, सीएनटी एसपीटी दोनों लागू है। कहाँ, वहाँ पर नहीं, झारखंड में लागू है, झारखंड में उसको देखते हुए ही किया जा रहा है। ठीक है, जमीन যেখানে আদিবাসী আছে সেখানে এসপিটি সিএনপিটি অ্যাক্ট মানে কি, কোন ব্যবসায়ী পুঁজিপতি লোক হুট করে আদিবাসীদের যেমন দখল করতে পারবে না, কিন্তু ওটা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি যে আদিবাসী জায়গাগুলো লুট করছে। যেমন এই যে উড়িষ্যা, যেমন উড়িষ্যা আদিবাসী সিএম হ্যাঁ, উড়িষ্যাতে যেখানে বক্সাইট পাওয়া গেছে ওখানে আদিবাসীদেরকে উচ্ছেদ করছে, ইয়া চলছে, গুলিবর্ষণ চলছে। बहुत बड़ा मतलब एक्ट है वहाँ पर, सीएनटी और एसपीटी, संथालपुर टेंडेंसी, एक छोटा नागपुर टेंडेंसी। मतलब वो जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग मतलब बिजनेस के लिए, उनका पर्पस के लिए मतलब ये कर रहा है। अच्छा, लगता है कि यहाँ छोड़ के झारखंडे चले? যদি আমাদের তো এমনিতে গ্রেটার ঝাড়খণ্ড বলা হয়, মানে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুরকে ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আগে ছিল, যদি যুক্ত হয় উপকৃত হব বা আমরা কিছু কর্মসংস্থান পাবো। बोल रहा है कि पहले तो ये झारखंड का ही पार्ट था ना, ये वाला मतलब फिर अलग हो गया, बंगाल में ऐड हो गया, फिर वही अगर ऐड होगा तो छोटानागपुर मालूम का तो बन जाएगा एक ही जगह में। चाहते हैं आप कि इस तरीके का हो ना, तो फिर नौकरी उकरी मिलेगा, ऐसा लगता है आपको? কোম্পানি কাজ মিলবে, ওখানে তো বিভিন্ন কোম্পানি আছে, সাধারণ ছেলেমেয়েরাও যদি মানে অনেকে কম শিক্ষিত হয়েও যদি 15-20 টাকা ইনকাম করতে পারে, আমাদের মতো শিক্ষিতরা তারা বেশি আশা করে ইনকাম করতে পারবে ওখানে। मैंने ज्यादा से ज्यादा वहाँ इनकम कर पाएंगे, ये बता रहे हैं, मतलब जमशेदपुर में फैक्ट्री है ना, जमशेदपुर तो उन सब में इनका लग जाएगा। तो ऐसा नहीं है दादा, वहाँ भी आदिवासी को ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रोजी रोजगार मिल गया है। हेमंत सोरेन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ भी बहुत रोजगार मिल गया, वहाँ भी आदिवासी रो ही रहे हैं। ठीक है, ঝাড়খণ্ডে এই যেমন ঝাড়খণ্ডে রিসেন্টলি এসএসসি হয়েছে, আবার এই এসএসসি চলছে, কিন্তু আমার বেঙ্গলে তো এসএসসির নাম চিন্তাই নাই। देखिए, हमने जब ये कहा कि वहां भी आदिवासियों को परेशानी हो रही है, तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वहां पर एसएससी का एग्जाम हुआ है, और सही में इस बात के लिए तो हेमंत सोरेन जी तारीफ के काबिल हैं कि किस तरीके से उन्होंने एसएससी का एग्जाम कराया। और देखिए, कोई भी विवाद हो, लेकिन उन्होंने एसएससी, जेपीएससी तमाम एग्जाम्स को कराया। और इनकी पीड़ा ये है कि यहाँ पर एग्जाम होते ही नहीं है, यहाँ एग्जाम कराया ही नहीं जाता है ममता बनर्जी के द्वारा। ये एक बड़ा सवाल है। हम जिस जगह मौजूद हैं, बंद गांव जो नाम है इसका, ये खुद जो है वो एसटी आरक्षित है। यहाँ पर उन लोगों को ही प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है जो अनुसूचित जाति से हैं, जनजाति से। तो सवाल ये है कि आखिर ये जनजाति के जो लोग हैं उनकी पीड़ा कौन रखेगा ममता बनर्जी के सामने, विधानसभा में, सदन के पटल पर? रखने के लिए तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी दिल्ली तक जाते हैं,
मुझे लगता है हेमंत सोरेन जी से ज्यादा बढ़िया विकल्प इनकी बातों को रखने के लिए और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल बड़े हैं ये, अब हेमंत सोरेन जी क्यों नहीं आकर इनकी बातों को या इनकी चीजों को समझ रहे हैं, ये तो उन्हीं से समझना होगा हम लोग को कि भाई जब आप ब्रॉड एंगल पर सोच रहे हैं, आप आसाम तक जाते हैं, आसाम की दूरी तय करते हैं, तो ये तो महज 100 किलोमीटर है। और इनकी पीड़ा देखिए और इनका प्यार भी देखिए कि बोल रहे हैं कि अगर झारखंड के साथ इस इलाके को मिला दिया जाता जो पहले था तो शायद विकास मुझे होता। तो लगता है कि हेमंत जी अगर ये स्टोरी देखें तो निश्चित रूप से एक बार इस स्कूल में जरूर आना चाहिए कि किस तरीके से बंगाल में रहकर एक आदिवासी लड़का जो है जिंदगी जो जी रहा है जद्दोजहद के साथ, और उसके बाद उनके प्रति जो एक आस्था है, चाहे गुरुजी हो चाहे हेमंत जी हो, ठीक है गुरुजी का व्यापक तौर से सम्मान की निगाह से सारे लोग देखते हैं, हेमंत जी के प्रति भी जो इन्होंने कहा, तो निश्चित रूप से इस स्कूल आने की जरूरत है। इस स्कूल में उन बच्चों से भी मिलने की जरूरत है कि तुम झारखंड से यहाँ तक आए टीचर से पढ़ने के लिए, तो जरूर इनमें कुछ क्वालिटीज होंगे तभी यहाँ पर आए हैं। ये तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल के साथ मुझे लगता है कि जवाब ढूंढने की जरूरत है यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी को भी। चूंकि आदिवासी की बात अगर होती है तो हेमंत सोरेन का नाम सबसे पहले आता है इन दिनों, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस तरीके से आदिवासी राजनीति को जो है लगातार पूरे देश स्तर पर जो है व्यापक तौर से फैला रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के रूप में आपने देखा होगा देश स्तर पर उनकी बातें चल रही है। सरकार भी तो गुणगान करती है कि हमने आदिवासियों के लिए आदिवासी गौरव दिवस जो है उसकी घोषणा की। देश की जो प्रथम महिला हैं यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो आदिवासी समाज की थी। तो केंद्र सरकार भी तो आदिवासियों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाती है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इनका उत्थान कब हो। देखिए आदिवासियों की बात कर सभी लोग रहे हैं, चाहे आप मोदी जी की बात करें या आप हेमंत जी की बात करें, लेकिन मैंने फिर कहा कि एक दर्द जो है वो सीने में जो आग लगनी चाहिए वो आग लगे, उसके लिए जो है मुझे लगता है आप समय ना लगाकर हेमंत जी को जरूर पहल करनी चाहिए। मैं देश लेवल पर, चूंकि देखिए अभी भी आपने बातचीत उनसे की तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन होगा तो यहाँ तो हेमंत जी नहीं आएंगे, यहाँ तो जब भी आएगी बीजेपी ही आएगी, टीएमसी और वर्सेस बीजेपी है। लेकिन हेमंत सोरेन को इन इलाकों में आने की आवश्यकता है अगर अपनी चीजों को बढ़ाना है, चूंकि ये एसटी सीट है और अगर अनारक्षित सीट है यदि आप देखें कि जनजातियों के लिए, तो यहाँ पर आकर एक व्यापक तौर से, और मुझे लगता है आए भी होंगे, लेकिन इन जगहों पर आए जहां पर उन्हें एक अच्छा मैसेज मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे कि किस तरीके से ये लोग आज यहाँ खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं यहीं के। और इसी समस्या के समाधान के लिए वो असम में भी गए थे चुनाव लड़ने। दूसरा सवाल है कि जब जयराम महतो आकर चुनाव लड़ सकते हैं इस पुरुलिया के कई विधानसभा सीटों से, तो हेमंत सोरेन जेएमएम क्यों नहीं? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हेमंत जी अगर नहीं आए तो चूंकि एक होता है कि ममता बनर्जी जी यहाँ पर हैं, टीएमसी से हैं, और उनको ये पता था कि जिस तरीके से बिहार वो गए और बिहार में जो है उनको सीट नहीं मिला, आरजेडी के द्वारा कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया गया, तो उनको ये भली भांति पता था कि यहाँ यदि हम एसटी सीटें जो यहाँ पर है अगर उसमें से 2-4 सीटों को मांगते हैं तो ममता बनर्जी जी भी नहीं देंगे। और ममता बनर्जी ने कई बार बयान भी उनके कुछ दिए हैं उनके इसको लेकर। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हेमंत जी को लगा कि दूरी बनाई जाए, कम से कम हम वहां चुनाव न लड़े। हो सकता है हेमंत सोरेन जो है प्रचार प्रसार के लिए अगर ममता बनर्जी से बातचीत होगी तो हो सकता है आ भी जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अब हेमंत जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए और बंगाल की कम से कम इन सीटों पर जहां भी हम जा रहे हैं, आदिवासी सीटों पर, एसटी सीटों पर, तो वहां जिस तरीके से लोग उनको जान रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं, मान रहे हैं, तो ऐसे में उनको एक मुझे लगता है एक स्ट्रेट लाइन खींचने की आवश्यकता है कि ठीक है शुरुआत जो है ऐसा नहीं कि हम 25 सीट पर ही लड़े, शुरुआत में हम 2 ही सीट पर लड़े, ताकत के साथ लड़े। अगर 10 से 20-25 हजार वोटर या 1 सीट भी निकलती है तो ये माना जाएगा कि इस इलाके के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब मुझे लगता है इस स्टोरी को देखने के बाद जरूर हेमंत सोरेन जी जो है कि निगाहें यहां तक आएगी। बिल्कुल। सबसे पहले एक बार फिर कैश तिर्की हमारे सहयोगी इस सुखद तस्वीर को दिखाएं। इस सुखद तस्वीर को देखकर यह जरूर महसूस हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो यह छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनमें कहीं ना कहीं पढ़ने की एक ललक है। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो फिलहाल चुनाव का मौसम चल रहा है, दीदी बनाम दादा की जो है वो चुनाव की लड़ाई चल रही है, लेकिन उन सब के बीच कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के उन आदिवासी बहुल इलाकों में, उस आरक्षित जनजातीय समाज के विधानसभा क्षेत्रों में जो तस्वीर दिख रही है वो यही बोल रहा है कि इन्हें एक बेहतर आदिवासी नेता की जरूरत है जो इनकी आवाज को, इनकी समस्याओं को समझे और इनके समस्याओं का समाधान करे। अपने सहयोगी कैश तिर्की और पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, पुरुलिया।